फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ चर्चा, जहां पर आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं और उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर है। हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट मेंटोर वीर सर हमारे साथ हैं, जो कि आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। फेज़ 1 में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बताएंगे, फेज़ 2 में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पैटर्न आता है, कैसे आप डिस्क्रिप्टिव में एक्सेल कर सकते हो, इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अ वेरी वार्म वेलकम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये हमारा एक इनिशिएटिव है चर्चा करके, जहाँ पर मेरा ये आइडिया था कि हर एक सब्जेक्ट की एक एक स्ट्रैटेजी वीडियो हम डाल देते हैं और वो परमानेंट होंगी चैनल पर। अब बच्चे को 2025 में तैयारी करनी हो या 26 में तैयारी करनी हो, वो कभी भी उन वीडियोस को उठा के एक स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकता है और अपनी तैयारी कर सकता है। चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या पेड क्लासेस, कोई भी, आप फ्रेशर हो या फिर अगर आपने पहले एग्जाम दिया है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सर, ये फाइनेंस और मैनेजमेंट ये कैसे अलग अलग कैसे हैं ये? मैं पहली चीज में या सेम तो नहीं है? नहीं, है तो ये कम्प्लीटली अलग, बट इसको मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब एक इजी मैनर में आप लोगों को बताना चाहूंगा। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इज नथिंग बट रियल लाइफ। जो चीजें हम रियल लाइफ में फॉलो करते हैं उसको बस हम ऑब्जर्व नहीं करते। अब आप आरबीआई ग्रेड बी एज ए मैनेजर के तौर पे अगर आप देखें, यू वुड बी रिक्रूटेड एज ए मैनेजर जी। तो मैनेजर के क्या रोल्स होते हैं वो हमें समझ में आना चाहिए। आप आरबीआई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस के रिगार्डिंग काम करता है। तो एक्चुअली क्या होता है, बच्चों के मन में ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इमेज बन जाती है जब वो वर्ड सुनते हैं फाइनेंस मतलब वो पता नहीं कितना कोर कितना डेप्थ में पूछेंगे। एक्चुअली इट इज सिंपल जनरल फाइनेंस विच यू बेसिकली आप कई बार रियल लाइफ में भी जो चीजें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अकाउंटिंग। हम कहीं ना कहीं हमारे जो मतलब मंथली एक्सपेंसेस होते हैं कहीं ना कहीं हम रिकॉर्ड करते ही हैं। बिल्कुल। आप अलग वे में कर सकते हो, मैं अलग वे में कर सकता हूँ, हमारी राइटिंग अलग हो सकती है। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भैया आपको इस तरह से रिकॉर्ड करना है, दैट इज सिंपली अकाउंटिंग। अब इसको आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बच्चा एक इमेज बना लेता है कि पता नहीं यार इस एग्जाम में वो क्या पूछ लेंगे। एंड दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट योर सिलेबस इज जनरल फाइनेंस, यानी कि बस करंट अफेयर्स रिलेटेड जो पार्ट हमारा न्यूज पे रहता है उसकी आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड टू एन एक्सटेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही, अगर मैं सही बोलूं, बहुत ही एक सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। जिसको बच्चे सोचते हैं कि इसको हमें रटना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ नहीं है। सिर्फ आपको कुछ कंसेप्ट्स को रियल लाइफ से रिलेट करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग मेजर इन दैट। तो आई वुड से एफएम इज नथिंग बट योर रियल लाइफ। आप उसको बस ऑब्जर्व करने की दे रहे हैं एंड इट्स क्वाइट सिंपल। ओके, सो काफी इजी बना दिया सर ने कि रियल लाइफ ही है और कुछ नहीं है। तो सर, अब बात कर लेते हैं कि रेगुलेटरी बॉडीज जो एग्जाम है उनमें एफएम का पैटर्न क्या होता है? मैम देखिए, अगर हम देखें कि रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में एफएम ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, खासकर फेज 2 में जो है वो पूछी जाती है। फिर वो आईएफएससी हो, आरबीआई हो, नाबार्ड, इट्स मतलब नाबार्ड एक ऐसा है जहाँ पे फेज 1 में एक थोड़ा सा पोर्शन आता है मैनेजमेंट का, विच इज डिसीजन मेकिंग। अदरवाइज फेज 2 में अगर आप देखें तो एफएम हर पेपर में है ऑलमोस्ट, आईएफएससी, सेबी। लेकिन इस सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, भले ही वहाँ पे फाइनेंस और मैनेजमेंट मेंशन्ड है, बट इट इज डिफरेंट। सेबी जो है वो, अगर आपको सपोज, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल रेगुलेटर बेसिस पे समझना पड़ेगा कि जो फाइनेंस पूछेगा वो किस पोर्शन से पूछेगा। आप अगर आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दे आर फ्रॉम द बैंकिंग एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अगर आप सेबी का एग्जाम देंगे तो वहां पे आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दे आर फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो वो जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये जो बेसिक है, ये चीज अगर आप डिकोड कर जाएं तो ना आपके लिए सेबी डिफिकल्ट रहेगा, ना आपके लिए आरबीआई डिफिकल्ट रहेगा। कहीं ना कहीं ओवरऑल जो प्रिपरेशन है आप इंटीग्रेटेड मैनर में लेके जा सकते हैं। अगेन मैनेजमेंट के बारे में भी अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट जो है वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन जो सेबी पूछता है मैम, वो सेबी इट्स मोर लाइक एप्लीकेशन पूछता है कंसेप्ट्स की, एंड आरबीआई इज मोर लाइक थ्योरी, डू यू नो दिस और नॉट, सिंपल थ्योरी। सो अगर आप ये छोटे छोटे टेक्निकल डिफरेंसेस समझ जाएंगे तो देयर इज नथिंग मेजर डिफरेंस इन द पैटर्न। सिलेबस वही प्रिपेयर करना है, बस थोड़ा सा अलग मैनर में प्रिपेयर करना है इंडिविजुअल एग्जाम्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो सर, अगर कोई बच्चा पहली बार रेगुलेटरी एग्जाम दे रहा है, उसके लिए क्या आप स्ट्रैटेजी बताएंगे एक फ्रेशर के लिए कि एफएम कैसे तैयार कर सकता है? मैं वैसे तो मैं बहुत ही थोड़ा सा ब्लंट आंसर देना चाहूँगा। देखिए, कोई भी आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट्स लाइक आपको एक सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस क्या है वो पता होना चाहिए, एंड पढ़ाई स्टार्ट कर दो। देयर इज नो शॉर्ट कोई मतलब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं होता। इट्स सिंपल, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसे अच्छे से पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर अगर है, दैट मीन्स दैट सिलेबस इज प्रिपेयर्ड।
अदरवाइज अब जैसे मैं क्लास में ऐसी अभी आज ही पढ़ा रहा था आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, तो वहाँ पे जैसे कीवर्ड्स आ जाते हैं, आरबीआई बच्चे पढ़ते हैं कि रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, सुपरवाइजरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, लेकिन अगर मैं उनसे पूछता हूँ व्हाट इज रेगुलेशन, व्हाट इज सुपरविजन, तो दे आर नॉट एबल टू आंसर दिस। तो जब तक आप ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ उन चीजों में नहीं जाएंगे, तब तक इट्स लाइक आपकी प्रिपरेशन मतलब इट्स आप स्टार्ट कर दिए लेकिन इट्स गोइंग नोवेयर। ओके और सर कहाँ से शुरू करें, क्या सोर्सेज हो सकते हैं? सोर्सेज के बारे में मैम देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को देखना पड़ेगा। फाइनेंस और मैनेजमेंट दो ऐसे सब्जेक्ट है कि मैनेजमेंट इट्स लाइक स्टैटिक एंड फाइनेंस इट्स क्वाइट लाइक डायनेमिक प्लस स्टैटिक। डायनेमिक बोलूं तो इट्स पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स एज वेल। मैनेजमेंट में कोई, अब मैंने यही बोला, कई बार बच्चे कहते हैं सर मैनेजमेंट में करंट अफेयर कितना आता है, दैट मीन्स उन्होंने उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को ही नहीं अभी नहीं जाना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स क्या है, पहले उसको समझिए। प्रिपरेशन पे तो बाद की बात है, पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना क्या है। जी बिल्कुल। उसकी जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है, देन यू शुड चूज फॉर सोर्सेस। और सोर्सेस के रिगार्डिंग में यही कहूंगा कि फाइनेंस की आपको मार्केट में कोई वन कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स नहीं मिलेगी। आप सोचें कि मैं ये एक बुक कर लूं तो इससे मेरा हो जाएगा, नो, you have to refer multiple sources, even you have to use Google and other regulatory websites। अच्छा। और अगर आप मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एक ऐसा सिंपल सा सब्जेक्ट है जिसको आप सिंपल एक बुक से खत्म कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला अगेन यू हैव टू रिलेट इट टू मेक इट बेटर। तो रियल लाइफ का रिलेट करना वो आपको आना चाहिए। और सिंपल सी एक सोर्स पढ़ो मल्टीपल टाइम्स रेदर देन गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेस, ठीक है, एक साथ। तो दिस इज द बेसिक रूल। सो फाइनेंस में करंट और स्टैटिक का क्या प्रोपोर्शन रहता है? मैम एक्चुअली फाइनेंस में इट्स मोर लाइक पार्शियली, अगर हम बोले कि 50-50 आप बोल सकते हैं कि आपको स्टैटिक भी लेके चलना है एंड स्टैटिक को करंट के साथ भी आपको रिलेट करने आना चाहिए। इट्स लाइक आपने सपोज ऐसे अभी आरबीआई ने यूपीआई लिमिट इंक्रीज कर दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू यूपीआई, व्हाई आरबीआई इज प्रमोटिंग और एनपीसीआई इज प्रमोटिंग यूपीआई लाइटेक्स और समथिंग लाइक दैट। एंड ऑब्जेक्टिव में वो वही पूछ सकते हैं करंट अफेयर का पार्ट कि लाइटेक्स की जो लेटेस्ट लिमिट्स हैं वो क्या है। राइट। तो इट्स लाइक आपको इंटीग्रेटिव मैनर में आपको ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओके सर, हमने सिलेबस की इंपॉर्टेंस को तो जान लिया, बट क्या हमें सिलेबस से हटकर भी कुछ पढ़ना होता है? जैसे मैंने सुना है कि मैनेजमेंट में जैसे कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई थियरी आ जाती है जो सिलेबस में नहीं मेंशन है बट क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा कुछ होता है? तो डू वी नीड टू गो बियॉन्ड द सिलेबस? मैम एक्चुअली मैं इस बारे में थोड़ा सा ये डिस्कशन करूंगा कि अगर आप ट्रेंड देखेंगे आरबीआई का स्पेसिफिकली, बाकी एग्जाम्स में इट्स मोर लाइक द सिलेबस इज इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव, बट कंसेप्ट्स आर एग्जॉस्टिव। द थिंग इज कंसेप्ट्स आर एग्जॉस्टिव। इस बार भी बच्चों ने जब आरबीआई का पेपर इस बार एफएम का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे आया और वहां पे जो उनको टॉपिक्स दिए गए, पूछे उन्होंने आपके सिलेबस के कंसेप्ट से ही थे, बस उसका प्रेजेंटेशन जिस वे में उन्होंने दिया दैट वाज वे डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई यार किस कंसेप्ट से पूछ रहे हैं। तो आरबीआई ने पहली बार ऐसा किया है कि उसने सिलेबस को इंडिकेटिव बना दिया है। अदरवाइज जो आपका सिलेबस था, आपको सिर्फ वही टॉपिक, भाई मैं बच्चों को बोलता भी था कि अगर आपको एफएम की तैयारी करनी है, जो आपका सिलेबस लिखा है उस वर्ड पे आप 100 वर्ड्स का एक मतलब थ्योरी पीछे बैकअप में तैयारी कर लो एंड थोड़ा सा फाइनेंस के उन टॉपिक्स पे करंट अफेयर्स का अपडेट कर लो, आपका एफएम ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है, ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है। बट अब जो है, अब आपको कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो और सर जब पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो कितने कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है, कैसे डिफरेंशिएशन है? मैम अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई में जो हमारा पेपर है वो 100 मार्क्स का है एफएम का, एंड अगेन दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, 50-50 वेटेज, कभी मैनेजमेंट ज्यादा कभी फाइनेंस ज्यादा, किसी सेक्शन में मैनेजमेंट को वेटेज दे दी। तो हम यही मान के चलते हैं कि 50-50 वुड बी द वेटेज ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट 50% स्टैटिक। अब फाइनेंस का भी जो पोर्शन है वो 50% उसका, मतलब 50 मार्क्स में से 25 वुड बी वी कैन से रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, खासकर जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होते हैं वो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही आते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होगा वो करंट प्लस स्टैटिक होता है। और क्वेश्चंस आते किस तरीके से सर? जैसे पैराग्राफ वाले आते हैं या कंसेप्चुअल वाले ज्यादा आते हैं या वन लाइनर्स ही आते हैं? तो क्वेश्चन सिंपल सी आते हैं, मतलब हाँ इस बार थोड़ा सा उन्होंने फाइनेंस में तो कॉम्प्लिकेट नहीं किया, मैनेजमेंट में तो फिर भी उन्होंने कॉम्प्लिकेट किया। इट्स लाइक फाइनेंस में अगर हम देखें, उन्होंने इस बार थोड़ा सा एक रिपोर्ट इस तरह की दे दी जो कि इट्स लाइक इट वाज नॉट इवन पार्ट ऑफ करंट अफेयर। वो आई थिंक बहुत पुरानी रिपोर्ट थी, इट वाज समथिंग रिलेटेड विद द प्लैनेटरी बाउंड्रीज जो होती है, एनवायरनमेंट रिलेटेड था वो टॉपिक। तो इट वाज रैंडमली एक चोजन उन्होंने कहीं से डाला
इट वाज नॉट, मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि हमने कवर किया था वो, नो वेयर इट वाज कवर्ड इवन इन यूपीएससी वेबसाइट से, आप कहीं पे भी देखेंगे किसी भी करंट अफेयर की रिसोर्स में केवल उनकी एक अपनी वेबसाइट पे जहां जो वो रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस ना आए तो अदरवाइज द पेपर इज सिंपल, आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू जस्ट नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो पूछते भी इट्स लाइक इट्स ए मतलब हिडन पैटर्न, अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हो ना तो क्वेश्चंस आप बड़े आराम से, अगर आप देखो एक क्वेश्चन जो है वो पिछले कई सालों से पूछ रहे हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे जिनसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक अगर हम देखें एक कर्ट-लुईन मॉडल है मैनेजमेंट में, 18, 19, 21, 22 रिपीट होता है। Okay. इसी तरह अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन चाहे सिलेबस में हो या ना हो, एक रेशो होती है अपनी करंट रेशो या क्विक रेशो, तो ऑलमोस्ट हर 1-2 साल में क्वेश्चंस, तो आप अगर ये देख लोगे तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, आपको बस वो पैटर्न डिकोड करने की जरूरत है, पीवाईक्यू अच्छे से करने की जरूरत है। वेरी वेल सेड कि एक पैटर्न हमें डिकोड करना है। एंड आई थिंक जो इतने रैंडम क्वेश्चंस आते हैं उनका ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी नहीं चाहिए सर, जैसे आपने बोला कि ऐसे एक रैंडम, इवन जीए में भी ऐसा होता है, कुछ भी रैंडम सा पूछ लेते हैं, तो उनका उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए हमें। मैम एक्चुअली यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, द थिंग इज कि बच्चे को लगता है कि हम आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, हमें ये भी करना है, अरे आपने ये नहीं, सपोज मैं यहाँ पे एक सोर्स बताता हूँ मैम, सपोज अभी हम यहाँ पे तो एक प्लेटफॉर्म पे, सपोज आप हम दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो, आप एक सोर्स बताओगी, बच्चा मुझे भी फॉलो कर रहा है, मैं एक सोर्स बताऊंगा, अब उसे कहा यार मैम ने कहा ये करना है, सर ने कहा ये करना है, इट्स सिंपल यार, पहले एक कर लो, सिंपल एक कर लो, माना वो पेपर टफ है लेकिन उसकी सिलेबस इतना टफ नहीं है, उसकी कंपटीशन टफ जो है वो इन द सेंस कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। उस पेपर में आप कभी भी आप देखो, जैसे फेज 1 का पेपर होता है, आप कभी भी जो आज का भी पेपर है, अभी अगर हम देखें, इस बार कहा है कि काफी कुछ सेक्शन तो टफ थे, बट अदरवाइज आरबीआई का लेवल नीचे गया है फेज 1 का, तो उसमें भी बच्चों की कट ऑफ कितनी गई है, हार्डली 68 आई थिंक 67 पॉइंट समथिंग मार्क्स। तो आपको 100, तो आप सोचो, आप बच्चों की अप्रोच रहती है मैं 200 में से 200 करूंगा, जो कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आप कर भी नहीं सकते, एंड इट इज नॉट नेसेसरी आल्सो, इट इज नॉट नेसेसरी, यही रियलिटी इस एग्जाम की। तो वो क्या करता है, आरबीआई बहुत टफ है तो मुझे बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वो बहुत कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं करता। तो चलिए इसी बहुत कुछ से मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या बच्चे को, आजकल यूट्यूब पे इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल है, इतने सारे लोग ज्ञान देते हैं, तो हमें, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैंने उसका भी सुन लिया, मैंने उसका भी सुन लिया, मैंने उसका भी सुन लिया, तो ये अप्रोच रखनी चाहिए बच्चे को, या फिर अपना एक आइडेंटिफाई करे और वो टीचर या वो इंस्टीट्यूट जो बता रहा है बस उसको आंख बंद करके अच्छे से फॉलो करे, ये अप्रोच करनी चाहिए फॉलो? मैम एक्चुअली मेरा यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लंट रिप्लाई रहता है जो कि कई बार पसंद भी नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद आता है। द थिंग इज कि YouTube इज फॉर जनरल गाइडेंस। आप अभी यूपीआई पढ़ा के आए हैं शायद। हाँ, मैं यूपीआई पढ़ा के आया तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है। तो YouTube इज फॉर जनरल गाइडेंस एंड टू एन एक्सटेंट फॉर क्विक रिवीजन एंड सर्टेन टॉपिक्स की हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है फॉर फ्री। अब बच्चा क्या कर रहा है कि अगर वो सिर्फ YouTube के हिसाब से चल रहा है तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ये एग्जाम जो है यहाँ पे आपको यू नीड टू हैव अ डायनेमिक अप्रोच जी। तो यहाँ पे ना कि अगर आप YouTube के बेसिस पे चल रहे हो तो यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक, ठीक है। यू हैव टू डिफाइन योर सोर्सेस, यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। अगर आप किसी को मेंटोर मानते हो तो आप उस मेंटोर की बातें मानो एंड गो विद दैट। मतलब इट्स लाइक मैं तो अगर देखूं मैम कि फिर वही चीज आएगी कि YouTube पे ना मतलब इट्स लाइक सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको रिसोर्सेस, ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे थे तो आप कर सकते हो, बट अगेन यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ कि बहुत कुछ वहां पे बहुत कुछ है एंड YouTube इज फॉर डिस्ट्रैक्शन। आप जब एक सेशन डिस्ट्रैक्शन आल्सो आई थिंक काम का भी काफी मैं तो अभी खोलता भी हूं ना तो मैं एक वीडियो देखने बैठा हूं फिर एक बीच में ऐड आ गया तो वो फिर वहां से मेरा मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता हूं, फिर वो घूम फिर के रील्स पे आ जाते हैं और वो 5 मिनट कब 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। ट्रू। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बोलता हूं कि YouTube को ठीक है, आप अगर आप बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन मैनर में करते हो तो आपको फॉलो करनी चाहिए, अदरवाइज इट टुक इट एज ए वी कैन से गाइडेंस पर्पस से, सम स्ट्रेटेजी पर्पस से, सम क्वालिटी कंटेंट पर्पस से, लेकिन नॉट फॉर एंटायर एग्जामिनेशन कि A to Z सब कुछ वही होगा। ट्रू। सो सर अगर मैं एक फ्रेशर हूँ और मैं आज से फाइनेंस मैनेजमेंट प्रिपेयर करना शुरू करती हूँ तो मेरा मिनिमम मुझे कितने महीने देने पड़ेंगे टू गेट अ गुड होल्ड ऑफ द सब्जेक्ट? मैम अगर इसका गुड होल्ड के बारे में बात करें तो फॉर मैनेजमेंट यू वुड बी रिक्वायरिंग अप्रॉक्सीमेटली 45 to 60 days if you are preparing it on a daily basis for 1.5 hour because that is the requirement of the syllabus. 45 to 60 days मतलब you can say at least 60 hours is required for covering management. Okay. Maybe more depending upon the individual capacity. बिल्कुल।
एंड फॉर फाइनेंस आई कैन से इट्स मोर लाइक अ डायनेमिक कंपोनेंट. आपको स्टैटिक पोर्शन सिलेबस का तो देखो एक बार सारी चीजें आपको कंसेप्चुअली समझनी पड़ेंगी एंड जस्ट रिलेटेड विद दी करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स में बच्चों का ये आ जाता है, बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं कि जो मैं तुम्हें फाइनेंस में बल्कि बोलता भी हूँ कि अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पूरे 1 साल फॉलो कर लो ना, तो आपका ऑलमोस्ट फाइनेंस की ज्यादातर चीजें जो हैं वो कवर हो चुकी हैं. अगर आप आरबीआई वेबसाइट, नोटिफिकेशन सेक्शन, प्रेस रिलीज सेक्शन 1 साल फॉलो कर लेते हो जी, तो काफी हद तक आपको सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं है. कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो आपको आने चाहिए, लाइक इन्फ्लेशन, लाइक ग्लोबल इंटरनेशनल जो हमारे अफेयर्स चलते रहते हैं उनके बारे में अपडेट होना चाहिए. अदरवाइज दैट इज मोर देन सफिशिएंट. और बट अगर मैं ऐसा बोल दूंगा ना मैं, तो बच्चा नाराज हो जाएगा. बच्चा करेगा नहीं नहीं सर गलत बता रहे, हाँ, मुझे तो बहुत सारी सोर्सेस वो करनी है. ऐसा लगता है बिल्कुल बिल्कुल कि जब तक आप वो जी जान ना लगा दो या पर ये नहीं पता जब होता तक सर कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं हाँ, करेंगे हाँ, ना, तो हाँ, बच्चे को सब्र नहीं आएगा हाँ, कि हाँ, आपको फाइनेंस में देखो ये बुक फॉलो कर रही है. मुझे भी मजबूरी में जब होता है, बच्चा पूछता है कि सर कौन सी बुक करूं, ठीक है मार्केट में कुछ बुक्स हैं रिकमेंडेड, मैं भी कर देता हूं कि एक ये बुक है, एक ये बुक है. बट अदरवाइज अगर आप सिलेबस देखो ना, नन ऑफ देम will meet our syllabus requirement. ओह ओके ओके ओके. None of them. सो क्या सर एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट फाइनेंस में अच्छा कर सकता है? मैम आई एम फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड. मैं अपने से रिलेट करके बोलूंगा. आई एम फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड and I think I can teach finance really well. And even our toppers also. Even our, हाँ. so there are so many toppers who are already selected in the RBI. They are from different backgrounds. They are from different, especially from the engineering background. So I can say your background doesn't matter. You just need to prepare the syllabus. That's it. And they are asking for general finance, not core concepts. Very basic concepts. That's it. Okay, okay. सर एक चीज की न्यूमेरिकल्स आते हैं क्या फाइनेंस में? बहुत टाइम से मैं भी पूछ ही रहा हूँ आरबीआई से कि न्यूमेरिकल्स दे दो प्लीज. क्यों सर, बच्चों के लिए डिफिकल्ट क्यों करवाना चाहते हैं? जब मैं 2017 में अपीयर हुआ था, तब देयर वाज द लास्ट टाइम आई सीन द न्यूमेरिकल इन द आरबीआई एग्जाम. अच्छा, उसके बाद नहीं है? उसके बाद से हार्डली, मतलब इट्स लाइक नॉट अ न्यूमेरिकल कंसेप्ट. आई कैन नॉट से कि इट्स अ न्यूमेरिकल कंसेप्ट. इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक फार्मूला दैट हैव बीन आस्क्ड, वन क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, एंड नो मेजर न्यूमेरिकल हैज बीन आस्क्ड. इवन मैं भी जब अकाउंट्स पढ़ाता हूँ तो आई वाज एक्सपेक्टिंग बच्चों ये करो ये करो. तो आरबीआई छोड़ के बाकी एग्जाम्स में तो वो अकाउंट्स हेल्प कर रहा है, लेकिन इस बार यार कम से कम थोड़े न्यूमेरिकल तो दो, मजा तो आए यार. तो मैं आरबीआई से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज थोड़े न्यूमेरिकल दो. सब पता चला आप ही को मजा आए, बच्चे परेशान हो जाए उस चीज से. नहीं मैम, आप एक सब्जेक्ट पे ऑलमोस्ट 15-20 डेज लगा रहे हो और उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो इट्स लाइक ओके बच्चे का भी टाइम वेस्ट हुआ. सर डिस्क्रिप्टिव पे एक मुझे आप दे दीजिए कि डिस्क्रिप्टिव पे कैसे बच्चा एक अच्छा कर सकता है? डिस्क्रिप्टिव मैम इज एन आर्ट. यू हैव टू लर्न इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वो मतलब वो ऐसा नहीं होता कि बस आज मेरा सिलेबस खत्म हो गया, मुझे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ गई, बस दैट्स इट. यू हैव टू लर्न इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो सबसे पहले क्या होता है, पहले आपको सिलेबस तैयार करना है एंड उसको प्रेजेंट करना सीखना है. एज सिंपल एज दैट. तो जब आप प्रेजेंट करने में आपको टाइम लगता है, तो कंटेंट प्रिपेयर कीजिए और उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए. तो इसके रिगार्डिंग हमारे में बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे, तो यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जैन से स्टार्ट हो जाएगी. सो गाइस नो वरीज, आपकी फ्री डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यूट्यूब क्लासेस चलेंगी. ओके, सो आई थिंक सर ने प्रिटी मच काफ़ी चीज़ें आपको बता दी है. सिलेबस PYQ से लेके कैसे डिस्क्रिप्टिव तक आपको प्रैक्टिस करना है, क्या सोर्सेज आप रख सकते हैं, अगर आप फ्रेशर है तो क्या फॉलो कर सकते हैं, और कम सोर्सेज रखिए, बहुत सारी जगह आप मत देखिए, बट अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए. आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट थिंग आई वुड ऑल्सो सजेस्ट. और ये सारे ही सब्जेक्ट्स में जो है लागू होता है ये सेम एडवाइस. सो विद दैट मेरी क्रिसमस सर. ये जो हमारा एपिसोड है बड़े ही स्पेशल दिन पे आया है. सो मेरी क्रिसमस एवरीवन. आपको भी सर मेरी क्रिसमस. सो आई थिंक दैट इज़ इट. थैंक यू सो मच सर आने के लिए और ये एडवाइस देने के लिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. सर वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? बस मैं यही चीज़ बोलूँगा कि डू नॉट कॉम्प्लिकेट योर प्रिपरेशन. ट्रू, कीप इट सिंपल. एंड जितना सिंपल रखोगे उतना ही मतलब वो प्रिपरेशन ईजी होगी और उतनी ही वो फ्रूटफुल होगी. कोई भी सब्जेक्ट के नाम से मत डरो. थोड़ा सा सब्जेक्ट को पढ़ के देखो, मजा आता है, एंजॉय आता है तो लेट्स कंटिन्यू. अदरवाइज यार जिस चीज को आप एंजॉय नहीं करते उसमें फिर आपको फ्रूट्स मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. सो इसी नोट के साथ एंड करेंगे कि अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय कीजिए, लर्निंग को इंप्रूव कीजिए. किसी चीज को मतलब आप यहाँ पे इट्स नॉट लाइक ए शॉर्टकट. कोई शॉर्टकट नहीं होता. आरबीआई इज लाइक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम. तो कंपटीशन को आप ही लोग टफ बनाते हैं. तो उस टफनेस को क्यों होता है? क्योंकि बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है.
सो दैट वुड बी माय फाइनल रिमार्क्स. तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. 2025 के में वी आर थिंकिंग कि कुछ अच्छे बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे. बिल्कुल, उसके लिए बड़ी सीट्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बारी. एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैम. बिल्कुल बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच. अब मिलते हैं चर्चा के नेक्स्ट एपिसोड पे, जो कि क्रिसमस के बाद डायरेक्टली आएगा न्यू ईयर्स पे, वेंसडे, नेक्स्ट वेंसडे को रात को 10 बजे. थैंक यू सो मच एवरीवन.